अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है विद द नेम ऑफ सेमेस्टर 4 इयर्स लॉ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर का है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक वीडियो के साथ नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खासियत है? पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप में ये सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज़ आ गए तो एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस ग्रुप में सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं वीडियो के अंदर जो हेडिंग्स मौजूद होती हैं, मैंने उन हेडिंग्स को यहाँ पे देखें ग्रुप में शेयर किया होता है। तो ज़ाहिर ही बात है, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ज़रूरत होती है हेडिंग्स की, तो मेरे ग्रुप को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको हेडिंग मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रखी है कि जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी करी, ज़ाहिर बात है मेरे ग्रुप से ही करी थी। मैंने अपने ग्रुप में सारी बातें पीडीएफ्स भी शेयर किए, साथ में मैंने कुछ वीडियोस लिंक्स भी शेयर कर दिए थे। यहाँ टॉप पे मैंने वीडियो लिंक्स भी भेज रखे हैं इनको, ताकि ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी समझ लें कि मैंने ये पीडीएफ क्यों भेजे हैं, और पीडीएफ ग्रुप में इसलिए शेयर कर दिया ताकि उनको आसानी से डाटा मिल जाए। साथ में मैंने लिंक्स भी यूट्यूब वीडियो के भेज रखे हैं, ऑडियोज़ पे भी समझा दिया है कि इन लोगों को, इन स्टूडेंट को कैसे अपने डाटे को रिवाइज़ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी मेरे साथ करी है उनके पूरे नंबर आए हैं अपने मिड टर्म के पेपर में। एक स्टूडेंट के सिर्फ एक नंबर कम थे पेपर में। अल्हम्दुलिल्लाह सारों का एक अच्छा रिजल्ट निकला है मिड टर्म का। इंशाल्लाह फाइनल की भी तैयारी मैंने इस पर स्टार्टअप करा दी है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक को ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोगों को भी तैयारी करा दी जाएगी। अब आप टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रोमन लीगल सिस्टम। इसके ऊपर डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पास में आ चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। ऑब्वियसली आप लोग हैं तो सेमेस्टर के, बट आप लोगों का काफ़ी सारा डाटा एनुअल के साथ मैच करता है। तो एनुअल के अंदर जो क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं वो आए हैं, ट्रेस द हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ रोमन लॉ, यानी कि जो रोमन लीगल सिस्टम है जिसका दूसरा नाम है सिविल लॉ लीगल सिस्टम। सही है, इसकी हिस्ट्री के ऊपर वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी हिस्ट्री बताएंगे कि ये इजाद कैसे हुआ, या फिर वो आपसे पूछेंगे डिस्कस इस मेजर फेजेस फ्रॉम द लॉ ऑफ 12 टेबल टू दी कर्पस जूरिस सिविलिस, यानी कि वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ 12 टेबल के बारे में थोड़ा सा बताएं या कर्पस जूरिस सिविलिस के बारे में बताएं। ये भी कंबाइन में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें आपने रोमन लीगल सिस्टम का जो इजाद हुआ, ज़ाहिर बात है जो हिस्ट्री है उसमें हमने जाना कि 12 टेबल और कर्पस जूरिस सिविलिस के अंदर से ही ये रोमन लॉ यानी कि सिविल लॉ इजाद हुआ। अब ज़ाहिर बात है मैंने अभी पढ़ाया नहीं हुआ, जैसे ही मैं इसको पढ़ाऊंगी तो आपको 12 टेबल और कर्पस जूरिस सिविलिस अच्छे से समझ लग जाएगी। ठीक है, तो आपसे ये अलग से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हाउ डिड रोमन लॉ इवॉल्व ओवर टाइम एंड व्हाट इम्पैक्ट हैज़ इट हैड ऑन समटाइम्स सॉरी ऑन द सिस्टम। यहाँ से वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं दूसरा कि रोमन लॉ किस तरह से इवॉल्व हुआ, किस तरह से इजाद हुआ। ठीक है, और गुजरते वक्त के साथ साथ क्या असर पड़ा रोमन लॉ का इंसानों की लाइफ पे। ठीक है, और इसी रोमन लॉ से मॉडर्न लॉ यानी कि मॉडर्न लीगल सिस्टम कैसे इजाद हुआ। ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में भी आया था सवाल, जो 2025 के एनुअल में आया हुआ सवाल है। ये वो है जो मैंने आपके सामने पढ़ा। ठीक है, दूसरा सवाल आपको आ सकता है, डिस्कस दी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोमन लीगल सिस्टम एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन दी अदर लीगल सिस्टम। आपसे ये पूछा जा रहा है कि रोमन लीगल सिस्टम इजाद कैसे हुआ, वो आपने थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बतानी है। साथ में ये भी पूछने हैं कि जब रोमन लीगल सिस्टम इजाद हो भी गया तो आगे जो बाकी के लीगल सिस्टम मौजूद हैं उनके ऊपर रोमन लीगल सिस्टम ने कैसे असर किया, यानी कि जो बाकी कस्टमरी लीगल सिस्टम है और जो कॉमन लॉ लीगल सिस्टम है उन पे कैसा असर किया इस रोमन लॉ लीगल सिस्टम ने, यानी कि इस सिविल लॉ लीगल सिस्टम ने। ठीक है, रोमन को ही बेसिकली सिविल लॉ कहते हैं। सही है, तो इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना कि रोमन लॉ अलग से चीज़ है, ये भी बेसिकली सिविल लॉ को ही रोमन लॉ कहा जाता है। अगली हेडिंग आती है हमारे पास, हाईलाइट दी बेसिक फीचर्स ऑफ द रोमन लीगल सिस्टम, यानी कि आपको एक और सवाल आ सकता है, अगर हिस्ट्री से उन्होंने नहीं पूछा तो आपसे फीचर्स पूछ सकते हैं कि रोमन लीगल सिस्टम के फीचर्स बता दें कि इसकी क्या क्वालिटीज़ या फीचर्स हैं। सही है, उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है जो 2025 के पेपर में भी आया हुआ है ऑलरेडी, तो ये सवाल है, ट्रेस द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द रोमन लीगल सिस्टम, कि आपने हिस्ट्री बतानी है कि रोमन लीगल सिस्टम कैसे, इसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे ये डेवलप हुआ लीगल सिस्टम रोमन वाला, यानी कि सिविल और लीगल सिस्टम कैसे इजाद हुआ, इसकी हिस्ट्री जो ऑब्वियसली दस दफ़ा हमने देखी कि हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जा रही है। उसके अलावा
डिस्कस इज मेजर फेजेस फ्रॉम द लॉ ऑफ 12 टेबल एंड कर्पस जुरिस सिविलिस। और इनसे इसके ऊपर ये भी सवाल किया गया है कि कर्पस जुरिस सिविलिस और 12 टेबल, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से रोमन लीगल सिस्टम कैसे ईजाद हुआ। यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, 12 टेबल एंड कर्पस जुरिस सिविलिस, ये दो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी वजह से रोमन लीगल सिस्टम यानी कि सिविल और लीगल सिस्टम ईजाद हुआ। तो इसके ऊपर ऑफ कोर्स क्वेश्चन आया भी हुआ है, क्या पता इस दफ़ा भी यही वाला क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, ठीक है। हाउ डिड द रोमन लॉ इवॉल्व ओवर टाइम एंड व्हाट इम्पैक्ट हैव इट हैड ऑन द मॉडर्न लीगल सिस्टम। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि रोमन लीगल सिस्टम जो है वो इजाद होने के बाद इवॉल्व कैसे हुआ। इवॉल्व को बहुत स्टूडेंट्स हिस्ट्री के साथ जोड़ देते हैं। इवॉल्व का मतलब है ऑलरेडी एक चीज़ जब इजाद हो जाए, जिसकी हिस्ट्री बन जाए, जो बन चुकी हो, आगे से वो मज़ीद कैसे डेवलप हो। यानी कि एक चीज़ जो बन जाए वो आगे से ख़ुद को बेहतर करने के लिए उसमें क्या तब्दीलियाँ आई, कैसे वो इवॉल्व हुआ, ये इसके बारे में बात लिखी गई है। फिर वो आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि एक दफ़ा लीगल सिस्टम जब ईजाद हो गया तो उसने बाकी के मॉडर्न लीगल सिस्टम्स पे कैसे असर किया। यानी कि आजकल के दौर में जो लीगल सिस्टम यूज़ किया जाता है उस पर पुराने वाला रोमन लीगल सिस्टम किस तरह से अप्लाई किया गया, कैसे रोमन सिस्टम ने नए वाले लॉज पे अपना असर दिखाया। तो ये सारा कुछ वो आपसे सवाल में पूछ रहे हैं। तो मैंने आपके सामने सारे क्वेश्चंस इसलिए डिस्कस किए ताकि एग्जाम पेपर में इन्हीं क्वेश्चन से टॉपिक्स आ जाए तो आपको समझ लग जाए करना इस पर क्या है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आया आपने सबसे पहले हिस्ट्री का लाजमी जिक्र करना है। बेशक वो आपसे फीचर्स पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप फीचर्स के साथ स्टार्टिंग करते वक्त हिस्ट्री डालोगे तो आपका अच्छा खासा एक आंसर जो है बन जाएगा रोमन लॉ लीगल सिस्टम का, सही है। तो स्टार्टिंग हमने कैसे करनी है, हिस्ट्री की हेडिंग देनी है मेन। फिर मैंने दोबारा से यहाँ हिस्ट्री की हेडिंग देके इंट्रोडक्शन दे दिया। इसका इंट्रोडक्शन जब हम इसकी स्टार्टिंग लेते हैं, इंट्रोडक्शन में हमने बताना है रोमन लॉ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड्स हिस्ट्री। के जो रोमन लीगल सिस्टम है वो हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट जो है लॉ है, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स रोमन लोगों ने ना बड़ी मेहनत करके अपना एक सिविल लॉ बनाया, इसीलिए सिविल लॉ का दूसरा नाम रोमन लॉ रखा गया, सही है। ये आपको रीज़न तो समझ लग गई ना कि सिविल लॉ को क्यों हम रोमन लॉ के नाम से जानते हैं, क्योंकि रोमन लोगों ने ही इसको बेसिकली बनाया था। इसीलिए हिस्ट्री में भी सिविल लॉ को रोमन लॉ कहा जाता है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी अदा होता है रोमन लॉ का, क्योंकि इन्हीं की वजह से ही हमारे पास पाकिस्तान में रिटन लॉज आए। क्योंकि इन्होंने उस ज़माने में कई हज़ारों साल पहले जो लॉज लिखे थे अपने पास वो आज भी चल रहे हैं, सही है। इट स्टार्टेड इन द एंशिएंट रोम एंड हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मैनी मॉडर्न लॉज। जो रोमन लोग थे ना, ये बहुत पुराने ज़माने का वक्त बताया जा रहा है कि जो एंशिएंट ज़माना था, यानी कि रोमन का जो एंशिएंट ज़माना था, उस ज़माने में रोम के जो लोग थे उन्होंने लॉज को बनाना शुरू कर दिया। और इन्हीं के बने हुए लॉज, जो उस ज़माने के पुराने लॉज हैं, इन्हीं के लॉज को मॉडर्न लॉज में भी यूज़ किया जाता था। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो रोमन लोग थे उनका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है असर था उस वक्त में भी। उनके जो बने हुए लॉज थे उस ज़माने के भी, जो बहुत हज़ारों साल पुराने हैं, वो आज भी मॉडर्न लॉज बनाने के काम आते हैं। इट डिड नॉट अपीयर ऑल एट वंस बट ग्रू स्लोली ओवर टाइम। कि रोमन लॉज एकदम ईजाद नहीं हुए, ये वक्त के साथ साथ बनाए गए और आहिस्ता आहिस्ता बनाते गए लॉज। और उन्हीं के जो बने हुए लॉज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिर फैलते गए, चेंजिंग विद द नीड्स ऑफ द रोमन सोसाइटी। और जो लॉज पुराने बने हुए भी जो थे वो सोसाइटी के चेंजेस के हिसाब से चेंज भी होते रहे। यानी कि रोमन लोगों की जो सोसाइटी थी वक्त के साथ साथ जब बदलती गई, उसी के हिसाब से लॉज भी बदलते गए। ये चीज़ें आपने अच्छी सी इंट्रोडक्शन में बात बता दी। फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट देना है, रोमन लॉ बिगेन विद सिंपल कस्टम्स देन ब्रिटन लॉज एंड फाइनेंशियली बिकेम अ कंप्लीट सिस्टम अंडर द एम्पायर जस्टिन। ये लाइन मैं समझाना ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोगों की बेस नहीं बनी हुई, इसलिए एक एक करके समझाते हैं। रोमन लॉ एकदम ईजाद नहीं हुआ। रोमन लॉ कैसे ईजाद हुआ कि रोमन लॉ ने कस्टम्स से हेल्प लेके अपने आप के लिए लॉज बनाए। अब आप सोच रहे हो कि कस्टम्स क्या हैं। कस्टम्स बेसिकली पुराने लोगों की ज़िंदगी जीने की रवायात, तौर तरीके, जिनको हम कहते हैं। जैसे कि अभी हम ईद मनाते हैं, ईद हमने कहीं लिखी हुई नहीं है, हमने ईद को लिखा नहीं है कहीं पे कि ईद को इस तरह मनाया जाता है। हमारे जैसे कि फादर्स, हमारे ग्रैंड फादर्स ने जैसे ईद मनाई, हमारे दादा परदादा ने जैसे ईद मनाई, हम वही ईद मनाने के अंदाज़ को आज भी फॉलो करें। इसको कहते हैं कस्टम। तो कस्टम दो तरह के होते हैं, एक ऐसे कस्टम जो लिखे जाते हैं जो रिटन फॉर्म में मौजूद होते हैं, और ऐसे कस्टम जो लिखे नहीं जाते जो कि अनरिटन फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। अनरिटन फॉर्म वाले वही कस्टम है, जैसे कि मैंने ईद की एग्जांपल दी कि ईद का जो कस्टम है वो लिखा हुआ नहीं गया, हमें ऐसे ही पता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा हो गया अनरिटन कस्टम। ऐसे बहुत से कस्टम्स थे जिनसे रोमन लोगों ने हेल्प ली। यानी कि उस एरिया में
जिस तरह का कस्टम यूज़ किया जाता था, जिस चीज़ को लोग यूज़ करते थे, चाहे वो कस्टम रिटन फॉर्म में हो या अनरिटन हो, उसी कस्टम को देखते हुए ही रोमन लोगों ने लॉज बनाना शुरू कर दिए। जैसे कि इसके साथ एग्जाम्पल ऐसी है कि रोमन लोग पुराने ज़माने में ऐसे होते थे कि वो लोग, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं इस तरह से आप लोगों को दे सकती हूँ कस्टम के बारे में, कि रोमन लोग पुराने ज़माने में, ज़ाहिर बात है उस ज़माने में जो वुमेन होती थी, औरतें होती थी, उनके सर से जब मर्द हटता था तो उनके लिए सेफ़ नहीं रहता था रहना वहाँ पे रोम में। तो उन लोगों ने क्या किया, ये कह दिया कि औरतें घर में अकेली नहीं रहेंगी, उनके साथ उनका भाई, हस्बैंड, अगर हस्बैंड नहीं है भाई रहना चाहिए, भाई अगर नहीं है या तो फादर या चाचू, किसी बड़े मर्द को उनके साथ होना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है नॉर्मल जो कस्टम्स हैं, नॉर्मल जो रवायात हैं, उन्हीं चीज़ों को रोमन लोगों ने अपने लॉज में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, ताकि औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी मिल सके, किसी औरत के घर में कोई मर्द बेवजह ना घुसे, एक अच्छा माहौल बना रहे। क्योंकि उस ज़माने में औरतें भी पर्दे वाली होती थी। अब तो अंग्रेज़ काफ़ी डिफरेंट हो गए हैं, बट उस ज़माने में जो रोमन लोग थे वो भी हमारी तरह की थिंकिंग रखते थे कि औरतों की सेफ्टी रखी जाए। ठीक है, तो इन्हीं कस्टम्स की मदद से रोमन लोगों ने अपने लॉज को लिखा और नए अपडेट्स के साथ अपडेट भी करते रहे। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि इन्होंने जितने लॉज थे उनको लिख दिया था, फाइनली बिकेम अ कंप्लीट सिस्टम अंडर द इम्पेरियर जस्टिन। अब आपको मैं बताती हूँ, ये यहाँ पे किंग की बात करें, उन किंग का नाम था इम्पेरियर जस्टिन। अब ये कौन थे, इन्होंने क्या किया, इनका नाम क्यों यहाँ पे लिखा गया, उसका मेन रीज़न ये है ना कि इम्पेरियर जस्टिन ने एक किताब बनवाई थी कर्पस जूरिस सिविलिस की। ठीक है, ये जो कर्पस जूरिस सिविलिस की किताब किंग जस्टिनियन ने बनाई, वो इसलिए बनाई ताकि रोमन लोगों के जितने लिखे हुए लॉज हैं वो एक किताब में इकट्ठे कर दिए जाए, ताकि आने वाली 10 नस्लें भी उस डाटा को घुमा ना सकें, ताकि एक ही जगह पे वो चीज़ आ जाए। इसीलिए जो कर्पस जूरिस सिविलिस है बेसिकली एक ऐसी किताब है जिनमें रोमन लोगों के लिखे हुए सारे लॉज मौजूद हैं। सही है, तो ये कर्पस जूरिस सिविलिस बेसिकली सिर्फ इसमें लॉज नहीं है, इसमें पुराने ज़माने के कोर्ट केसेस भी मौजूद हैं, इसमें उस ज़माने की किताबें जो रोमन लोग पढ़ा करते थे लॉ से रिलेटेड वो भी मौजूद है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कर्पस जूरिस सिविलिस कितनी आला और अच्छी किताब है। सही है, जिसमें सारा कुछ मिलता है। ठीक है, बिकेम द बेस फॉर द मॉडर्न सिविल लॉ एंड इन्फ्लुएंस्ड अदर लॉज अराउंड द वर्ल्ड। और ये जो कर्पस जूरिस सिविलिस की किताब जो लिखवाई गई थी जस्टिनियन ने, ये आजकल के लोगों के लिए भी बड़ा काम आ रही है। यानी कि आजकल के जो लॉयर्स हैं वो भी अगर कोई किताब जो चीज़ लिखना चाहते हैं लॉ से रिलेटेड, सिविल लॉ से रिलेटेड, तो वो क्या करते हैं, कर्पस जूरिस से भी हेल्प लेते हैं। यानी कि आजकल के भी जो लोग हैं जो लॉ बनाते हैं, लॉ से हेल्प लेते हैं, वो कर्पस जूरिस सिविलिस से भी हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी किताब ने बेसिकली सिविल लॉज को, ज़माने के सिविल लॉज को सेव किया, और उन्हीं ज़माने के सिविल लॉज को आजकल के वकील और आजकल के लॉ मेकर्स भी यूज़ करते हैं। और इसी कर्पस जूरिस सिविलिस ने सारी दुनिया को मुतासिर किया, दुनिया कह रही हूँ सारे मुल्कों को मुतासिर किया, चाहे आप पाकिस्तानी हो, चाहे आप चाइनीज़ हो, किसी भी मुल्क के हो, हर बंदा इस कर्पस जूरिस की किताब से इतना मुतासिर है कि वो अपने लॉज इसी किताब को देखते हुए बनाते हैं। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर आता है मीनिंग ऑफ रोमन लॉ। अब हमने रोमन लॉ को एक्सप्लेन करना है कि ये रोमन लॉ होता क्या है। रोमन लॉ के बारे में हमने बताना है कि रोमन लॉ बेसिकली, लॉ के बारे में तो पहले मैंने आपको क्लियर करा दिया था पिछली लीगल सिस्टम की वीडियो में। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी, पहली वाली लाजमी देख लें, उसका लिंक या टॉप पे लगा देती हूँ। लॉ के बारे में मैंने पहले बताया था कि उसमें कुछ रूल्स लिखे जाते हैं। लॉ क्या होता है, कुछ रूल्स लिखे जाते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं ताकि उस सोसाइटी में अमन बना रहे। देखिए, अगर लॉज नहीं होंगे किसी सोसाइटी में तो पता है मसला क्या होता है। अगर लॉज ना हो तो कोई भी इंसान खुलेआम किसी के घर में घुस जाएगा, कोई भी खुलेआम आपके घर में घुस के जेवर वगैरह चोरी कर लेगा, गलत काम कर लेगा। इसलिए ऐसे लोगों को रोकने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे जिनको हमने बाद में नाम दे दिया था लॉज का। ये बात तो आप लोगों को समझ लग गई। तो इसलिए यहाँ पे बताना है कि रोमन लॉ बेसिकली कुछ रूल्स थे जो एंशियंट रोम के लोगों ने बनाए थे, क्योंकि इसके साथ लॉ के साथ रोमन भी लिखा हुआ है ना, इसलिए आपने बताना है कि रोमन लॉज ऐसे रूल्स जो एंशियंट रोम के लोगों ने बनाए। अब एंशियंट को हम यूज़ करते हैं पुराने के लिए। ठीक है, पुराने यानी कि किसी बंदे को अगर आपने पुराना कहना है, किसी बंदे को पुराना कहते हो, एंशियंट का यूज़ नहीं करना, बुरा मान सकता है वो इंसान, लेकिन किसी इलाके के जो लोग थे पुराने ज़माने के, बड़े कदीम ज़माने के, तो उनके लिए आप बेशक एंशियंट का लफ्ज़ यूज़ कर लो। लेकिन आजकल हम अपने दोस्तों को भी मजाक में कह देते हैं तुम एंशियंट के ज़माने के हो, तो वो बातें नहीं यूज़ करनी, दोस्त लड़ पड़ेंगे। अच्छा, इट मेनली डील्स विद प्राइवेट मैटर्स लाइक प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली एंड इनहेरिटेंस। रोमन लॉ जो बनाए गए थे उस ज़माने में
वो ज़्यादातर किन चीज़ों पे बनाए गए थे? प्राइवेट मैटर्स पे, यानी कि इंसान की जो आम जिंदगी है उनसे रिलेटेड ये रोमन लॉज बनाए गए। जैसे कि इंसान प्रॉपर्टी के मैटर्स को कैसे हैंडल कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ कैसे कर सकते हैं, फैमिली मैटर्स कैसे हैंडल कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी जो इनहेरिट होती है यानी कि वारिस को प्रॉपर्टी जो मिलती है वो चीज़ें कैसे हैंडल होंगी, ये सारे मामलात रोमन लोगों ने उस ज़माने में लॉज की शक्ल में लिख दिए थे, जिनको हम लोग भी यूज़ करते हैं। यानी कि हम पाकिस्तान में भी जो लॉ यूज़ कर रहे हैं वो भी रोमन लोगों से ही निकला है। डेफिनेशन आप देंगे इसमें आप बताएंगे एक्सपर्ट्स से इसकी जगह आप यहाँ पे किसी डिक्शनरी का रेफरेंस भी दे सकते हैं, या किसी जाने माने मशहूर बंदे का नाम दे सकते हैं जिनकी लॉ में अच्छा नाम और पहचान है। तो मैंने नाम नहीं दिया, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी कि स्टूडेंट अक्सर नाम याद नहीं कर पाते, खासतौर पे पार्ट 1 वाले, तो उनकी आसानी के लिए मैंने कहा कि आप इस तरीके से भी डायरेक्ट लिख सकते हो बगैर कोई रेफरेंस दिए। रेफरेंस दे दोगे तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने बताना है कि रोमन लॉ बेसिकली एक सिस्टम है, यानी कि रोमन लॉज के अंदर ऐसे रूल्स हैं जो एंशिएंट लोगों ने बनाए, यानी कि जो ऊपर बात बोली कि दोबारा यहाँ लिख दी, जिसके अंदर ऐसे लॉज मौजूद हैं जो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि रोमन लॉ में लॉज भी मौजूद हैं, कस्टम्स भी मौजूद हैं, कोर्ट के डिसीजंस भी मौजूद हैं, और लिखे हुए लॉ डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। अब मैं आपको अच्छे से करके एक एक चीज़ समझाती हूँ। देखें, रोमन लॉ के बारे में मैंने ऊपर ही बता दिया था कि वो जितने भी लॉज थे किंग जस्टिनियन ने कर्पस जूरिस सिविलिस की किताब में लिख दिया था, ठीक है। तो रोमन लोगों के जितने भी लॉज है कर्पस जूरिस सिविलिस की किताब में इकट्ठे कराए गए, और फिर मैंने ऊपर ये भी बता दिया था कि इसी कर्पस जूरिस सिविलिस की बुक के अंदर रोमन लोगों के लिखे हुए सारे लॉज मौजूद हैं। वहाँ का जो कस्टम है, यानी कि वहाँ की जो रवायात है, जो लोगों का रहन सहन का तरीका है, वो भी इसी कर्पस जूरिस की किताब में लिखा गया। साथ में कोर्ट्स के जो डिसीजन थे उस ज़माने के वो भी इसमें लिखे गए। उसके अलावा उस ज़माने में जो वकील थे, उस ज़माने के जो लॉ मेकर्स थे, जो लॉज बनाते थे, उन लोगों की लिखी हुई किताबें भी इसी कर्पस जूरिस सिविलिस में मौजूद है। तो हम बेसिकली यहाँ कह ये रहे हैं कि रोमन लॉ के अंदर ही ये सारी चीज़ें, लॉज, कस्टम्स, कोर्ट डिसीजंस और लिखे हुए रिटर्न डॉक्यूमेंट, सारा कुछ मौजूद है। तो इसीलिए हमने इसको इस तरह से डेफिनेशन में बता दिया। थोड़ी सी आपने बैकग्राउंड हिस्ट्री देनी है। बैकग्राउंड हिस्ट्री में आपने बताना है रोमन लॉ स्टार्टेड इन द सिटी ऑफ रोम एंड ग्रू एज द रोमन एम्पायर एक्सपेंडेड। आपने बताना है कि रोमन लॉज कैसे ईजाद हुए। मैंने बड़ा शॉर्टकट आंसर दिया है, आप चाहो तो इसमें बहुत लंबी डिटेल भी दे सकते हो एआई की हेल्प लेके, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स एआई से हेल्प लेते हुए डरते हैं कि पता नहीं हमारे मार्क्स ना ड्रॉप हो। देखें, एआई पे पूरा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि 100% उससे लिखना चाहिए, लेकिन एआई से आप मज़ीद गाइडेंस ले सकते हो। जैसे कि पैटर्न आप मेरे वाला फॉलो कर लो, लेकिन अगर हिस्ट्री की गाइडेंस बढ़ाना चाहते हो, यानी कि हिस्ट्री ज़्यादा लिखना चाहते हो, तो एआई से पूछ लो रोमन लोगों की लॉज की क्या हिस्ट्री है, तो वो आपको अच्छी सी करके बड़ी इसके अंदर सब हेडिंग्स के हिसाब से जो है पॉइंट्स दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से एआई को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को एआई का यूज़ करना कुछ सिखाता नहीं, मैं सिखा रही हूँ। जब भी कोई चीज़ बढ़ानी हो, एआई से कह दो कि रोमन लॉ की हिस्ट्री बता दो सब हेडिंग्स के साथ, तो वो आपको सब हेडिंग्स बना के इसकी हिस्ट्री लिख देगा अच्छी सी करके, ठीक है। तो इस तरह से आप एआई से हेल्प लेके मेरे आंसर को बड़ा कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा मैंने इसको टू द पॉइंट रखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि आंसर टू द पॉइंट हो, ठीक है। रोमन लॉ के अंदर आपने बताना है कि ये रोम की सिटी से ईजाद हुआ, और रोमन एम्पायर यानी कि जो किंग सिस्टम था, यानी कि रोम के ज़माने में भी किंग्स वगैरह वहाँ पे भी मौजूद थे। ज़ाहिर ही बात है, जो कदीम ज़माने की जो पढ़ाई है, पुराने ज़माने की, उस ज़माने में बादशाह वगैरह भी बड़े होते थे। आप लोग सबको पता है बादशाह वगैरह उस ज़माने में बहुत ज़्यादा होते थे। अब तो ज़ाहिर ही बात है ख़त्म हो गए, बट उस ज़माने में बहुत थे। तो उस ज़माने के जो किंग्स एंड क्वीन सिस्टम था ना, ये जो बादशाहियत होती है, इनको हम आम तौर पर नाम देते हैं एम्पायर का, ठीक है, कि बादशाहियत जो फैलाई हुई है इन्होंने, रोमन लोगों के जो किंग्स थे उन्होंने अपनी जो बादशाही फैलाई हुई है। तो यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि रोमन लॉ रोम से निकला, और रोमन लॉ ज़्यादा फैलना कब शुरू हुआ, जब रोमन एम्पायर एक्सपैंड हुआ, यानी कि जो किंग्स हैं उन्होंने ज़्यादा मुल्क जब फतह करना शुरू कर दिए और अपने एम्पायर बना दिए बहुत ज़्यादा जगहों पे, यानी कि अपनी किंग्स, और क्या उसको कहते हैं, किंगडम उर्दू में कहते हैं महल, उनके बहुत सारे महल बनना शुरू हो गए, रोमन लोगों के फैलना शुरू हो गए। ज़ाहिर बात है जब वो जंग करते हैं, मुल्क फतह करते हैं, तो उस मुल्क में जाके अपना नाम डाल देते हैं, उस मुल्क में कब्ज़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से रोमन लोगों ने, जो किंग्स थे, उन्होंने जब बहुत से मुल्क फतह किए, तो फैलना शुरू हो गया था किंग सिस्टम। तो उसी वक्त में ज़ाहिर बात है रोमन लॉज भी उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो गए, बेहतर होना शुरू हो गए।
एज रोम कॉन्क्यूर्ड मोर लैंड, कॉन्क्यूर्ड मीन्स फतह, कि रोमन लोगों ने जितनी ज़्यादा ज़मीनें फ़तह की, जंग से जीती, तो जितनी ज़मीनें जंग से जीती उसी हिसाब से लॉ अडॉप्टेड टू गवर्न मैनी डिफरेंट पीपल, यानी कि जहाँ जहाँ जिन जिन मुल्कों को, जिन जिन ज़मीनों को रोमन के किंग्स ने फ़तह किया, उन ज़मीनों पे भी रोमन लोगों का लॉ चला गया। समझ आ रही है मेरी बात? जैसे कि मैं इसके आसान एग्जांपल ऐसे दूँ कि पाकिस्तानियों ने अगर मिसाल के तौर पे चाइना में अगर फ़तह कर लिया, यानी कि चाइना को जीत लिया और वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया, तो चाइना में भी हमारा पाकिस्तानियों का लॉस, पाकिस्तानियों के बने हुए लॉस चले जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे हुई कि रोमन लोगों का लॉ जो है उन मुल्कों में, उन ज़मीनों में भी चला गया जिन ज़मीनों पे किंग ने जाके हुकूमत यानी कि फ़तह हासिल कर ली, जीत ली वो ज़मीन जंग वगैरह करके, ठीक है। तो इस तरह से ये बात यहाँ पे लिखी है। तो जब भी कोई किंग जीतता है, कोई जगह फ़तह करता है, तो हम उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्क्यूर्ड मोर लैंड, यानी कि ज़मीनें जीती जिनसे जंग वगैरह करके, ज़ाहिर बात जीतते हैं। रोमन लॉ डेवलप्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे विच इज़ वाई लेटर कंट्रीज कुड यूज़ इट। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रोमन लॉज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइज भी होते गए, यानी कि शुरू में वो बने, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गेनाइज तरीके से उनको, मतलब शुरू में ज़्यादा अच्छे से नहीं ऑर्गेनाइज हुए थे, बस बन गए लॉज। बाद में फिर लोगों ने क्या किया, सिविल लॉज को अलग से लिखना शुरू कर दिया, और क्रिमिनल कैटेगरीज के जो लॉज बनाए हुए थे रोमन लोगों ने उनको अलग से कर दिया किताब में। फ़ला लॉज को इस तरह से अलग एक सिस्टम में, यानी कि एक सेट में बना दिया ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो, लॉज को तरतीब में ले आए। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा विच इज़ वाई लेटर कंट्रीज़ कुड यूज़ इट एज मॉडल। और रोमन लोग की इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, यानी कि रोमन लोगों ने जो बने हुए लॉज थे वो गिचड़ मिचड़ हुए हुए थे, मिक्स हुए हुए थे, तो उनको उन्होंने तरतीब में लिख दिया कि क्रिमिनल लोगों के क्या लॉज हैं, प्राइवेट कंपनीज़ को चलाना है तो उनके क्या लॉज हैं, फैमिली मैटर्स को चलाना है तो उनके लॉज, यानी कि तरतीब से हर चीज़ को अलग अलग कर दिया, हर लॉज को अलग अलग कर दिया। इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही बाकी मुल्क के लोग सिविल लॉ जो रोमन लोगों ने बनाया था उससे बड़ा मुतासिर होते थे। इसीलिए मुतासिर होते थे कि उस ज़माने में भी रोमन लोगों में इस चीज़ की सेंस थी कि लॉज को अलग अलग कैटेगरीज में रखना चाहिए, जो कि आज का लोग जो कर रहे हैं, ये सारा कुछ उसी ज़माने में हो चुका था कि लॉज को सेपरेट कैटेगरी में रखा गया। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे आएगी मेन स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द रोमन लॉ। अच्छा, अब मेन स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, बेसिकली यही वो हेडिंग होगी एवोल्यूशन की। आपको एक सवाल आया था ना ऊपर कि एवोल्यूशन बताएं, यानी कि एक तो हिस्ट्री बतानी है, जो मैंने हिस्ट्री शॉर्ट करके बता दी थोड़ी सी, ऊपर के बैकग्राउंड क्या था थोड़ा सा मैंने बता दिया, ठीक है। एवोल्यूशन के बारे में यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। एवोल्यूशन का मतलब है कि थोड़ी सी हिस्ट्री बताने के बाद आपने ये बताना है कि चलो लॉ तो बन गया, लेकिन बाद में जाके वो लॉ कैसे डेवलप हुआ, यानी कि और ज़्यादा उसमें चेंजेस कैसे आए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी है हमने। तो पहला पॉइंट आपने इसमें देना है एवोल्यूशन या मेन स्टेजेस के अंदर, पहला आएगा अर्ली पीरियड एंड द कस्टमरी लॉ। शुरुआती दौर में जो रोमन लोग थे इन्होंने कस्टम से हेल्प ली थी अपने लिए लॉज बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे बेस्ड ऑन द ट्रेडिशंस एंड द कस्टम्स, यानी कि पुराने वक्तों में ट्रेडिशंस यानी कि रवायात, जो उन लोगों का रहन सहन है, रवैया है, जैसे कि हम ईद जैसे मनाते हैं, जिस तरह से हम मुसलमान एक दूसरे के साथ रहते हैं, वैसा ही उनका जो रहन सहन है, जो तरीका है, जिस तरह से वो ज़िंदगी जीते थे, इनको हम ट्रेडिशन और कस्टम की कैटेगरी में रखते हैं। तो इन्हीं की मदद से इन्होंने अपने लॉज बनाए, तो हम ट्रेडिशन एंड कस्टम को कस्टमरी लॉ का नाम देते हैं। ये ऑलरेडी मैंने पिछली जो वीडियो है मेन वाली, जिसका मैंने शुरू में रेफरेंस दिया था, उसी के अंदर ही मैंने कस्टम्स एंड रिलीजन लॉज, सारे लॉज को एक दफ़ा ही एक्सप्लेन कर दिया था, वही बातें यहाँ दोबारा लिखी हैं, ठीक है। तो जो कस्टमरी लॉ है ना, उसी को हम कहते हैं कि ऐसे लॉ जो कि ट्रेडिशन से और कस्टम से निकाले जाएँ। ये जो कस्टमरी लॉज, इनकी खासियत ये है, ये लिखे हुए नहीं होते। मैंने शुरू में कहा था लिखे हुए भी मौजूद होते, लेकिन बड़े कम। अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो इतने कम लिखे हुए पुराने लॉज हैं कस्टम से रिलेटेड, मुश्किल से ही मिलेगा। अब आप सोचते होगे कि कैसे एक कंट्री कस्टम के लॉज को यूज़ करता है। जैसे कि अगर किसी भी बंदे को जो पाकिस्तान में रहता है और जो मुसलमान भी हो, उसको कोई भी मैटर ईद से रिलेटेड अगर डील करना है, कोई भी मैटर उसको मुहर्रम के मामला से रिलेटेड डील करना है, तो वो हमारे कस्टम को देखेगा कि हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में, और हमसे पहले जो दूसरे कंट्रीज़ भी थे जहाँ मुसलमान रहते हैं, मुहर्रम के दिनों में क्या चीज़ वहाँ पे होती है। जैसे कि हमारे यहाँ मुहर्रम में इस तरह होता है पाकिस्तान में कि सड़कें रोक दी जाती हैं ताकि जो जुलूस निकलता है मुहर्रम में वो लोग निकल सके, शिया लोग निकल सके, ठीक है। और भी उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं।
तो अगर किसी बंदे का कोई केस मुहर्रम से रिलेटेड आया हुआ है तो कोर्ट क्या करेगी, मुहर्रम के मामलात के केसेस को इस्लामिक लॉ के साथ साथ वो हमारे मुहर्रम के कस्टम को, यानी कि हमारा जो रवैया है, हम जिस तरह से लोगों को डील करते हैं मुहर्रम के वक्त, उस चीज़ को हम कस्टम कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो जज है वो डिसीजन लेगा। ठीक है, ये मैंने आसान तरीन एग्जांपल देने के लिए आप लोगों के लिए मुहर्रम एंड ईद की एग्जांपल रखी, ताकि आप लोगों को समझ आसानी से लग जाए कि कस्टम्स के जो लॉज हैं वो लिखे हुए ना भी जाएं, लेकिन जो इस इलाके में रहते हैं उनको वैसे ही पता होता है कि हमारे यहाँ का कस्टम क्या। अगर आपसे कोई पूछे कि मुसलमानों का क्या कस्टम है, तो आप आराम से बता सकते हो मुसलमानों का ये कस्टम है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है, अगर आपने वुडन फॉर्म में अगर नहीं भी मौजूद तब भी आप नमाज़ पढ़ के अगले को दिखा सकते हो कि नमाज को इस तरीके से पढ़ा जाता है, क्योंकि हमारे जो दादा हो गए, परदादा हो गए, वो भी उसी चीज़ को मसलसल जो है नमाज को उसी तरीके से पढ़ते हैं जैसे कि हम पढ़े हैं। तो इसी बात को कस्टम कहते हैं कि कस्टम ना भी लिखे जाए लेकिन लोगों को पता होता है कि उनके इलाके में उनके क्या कस्टम्स हैं। ठीक हो गया, इसीलिए कस्टम अक्सर लिखे हुए मौजूद नहीं होते, ये वैसे ही इंसानों को पता होते हैं उनके एरिया में कि उनके एरिया के कस्टम क्या हैं। कंट्रोल बाय द प्रीस्ट कॉल दी पॉन्टिफ्स, जो रोमन लोग थे ना, उनके इलाके में कस्टम्स का कंट्रोल किन बंदों के पास होता था, यानी कि कस्टम्स के बारे में किन लोगों को ज़्यादा पता होता था। तो रोमन के लोगों में कस्टम्स के बारे में ज़्यादा जो प्रीस्ट होते हैं ना, इनको हम पादरी कहते हैं, तो प्रीस्ट जो होते हैं ना, इनको पता होता था रोमन लोगों का कस्टम, क्योंकि ज़ाहिर बात है रोमन लोग भी ज़ाहिर बात है मेजॉरिटी में ज़्यादातर क्रिश्चियंस ही होते थे, तो उनके जो क्रिश्चियंस लोग हैं ना रोमन, उनके जो प्रीस्ट हैं उनको पता था। प्रीस्ट तो आपने देखे ही होंगे मूवीज़ वगैरह में कि अक्सर यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ मैं लिखती हूँ प्रीस्ट फ़ोटो, तो ये देखिए प्रीस्ट ऐसे देखते हैं। ये आपने फिल्मों में भी देखे होंगे अंग्रेज़ों की कि कोई जिन भूत आ जाता है तो उसको भगाने वक्त अंग्रेज़ क्या करते हैं, इन प्रीस्ट को बुला देते हैं कि भूत निकालो। मैंने खुद मूवीज़ इनकी देखी हुई अंग्रेज़ों की। तो प्रीस्ट ऐसे होते हैं, यानी कि समझ लें कि उनके इलाके के ऐसे इंसान जिनको अपने मज़हब का बड़े अच्छे से पता है। जैसे कि यहाँ हमारे पाकिस्तान की बात कीजिए तो हम मौलवी का जिक्र करते हैं, वैसे ही उन अंग्रेज़ों के लिए, क्रिश्चियंस लोगों के लिए उनके जो प्रीस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा समझदार इंसान होते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने कस्टम्स का अच्छे से पता होता है कि उनके इलाके में कैसा कस्टम है, उनके मज़हब में क्रिश्चियन लॉज में उनके क्या कस्टम्स लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ इस्लामिक लॉ है, इस्लाम के मुताबिक सब कुछ होता है, तो उनके वहाँ पे क्रिश्चियंस के लॉज होते थे। ठीक है, तो उनके वहाँ पे प्रीस्ट को एक और नाम दिया जाता था पॉन्टिफ्स। ठीक है, अप्लाइड ओनली टू द रोमन सिटीज़, और ये जो कस्टम्स होते थे ये सिर्फ और सिर्फ रोमन के लोगों के ही लिए ही काम आते थे, यानी कि ये जो कस्टम्स थे वो सिर्फ और सिर्फ रोमन सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई किया जाता था। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तानियों का जो कस्टम है वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही लगाया जा सकता है। ठीक है, वैसे ही रोमन लोगों का जो कस्टम है वो सिर्फ रोमन के सिटीजन्स के ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ इस पर बता दिया आपने। लॉ वॉज स्ट्रिक्ट एंड अनक्लियर बिकॉज इट वॉज नॉट रिटन, और कस्टम में आपको मैंने शुरू में बता दिया था लिखा हुआ नहीं जाता था। इसकी वजह से जो प्रीस्ट हो गए और प्रीस्ट जो पॉन्टिव्स होते हैं, ठीक है, वो बड़ी सख्ती से अपने एरिया के जो लॉज है, कस्टम्स को बड़ी सख्ती से लगाते थे अपने लोगों पे, और क्लियर भी नहीं होता था कि क्या ये लॉ वाकई में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इस कन्फ्यूजन की वजह से कस्टमरी लॉ पे इतना ज़्यादा अमल नहीं किया गया, बट ये मौजूद था उस ज़माने में लोग इसको यूज़ किया करते थे। लेकिन अब हम नए दौर की बात करने लगे हैं, 451 से लेके 450 का दौर। ये जो पहले वाला दौर है ना जहाँ पे कस्टम्स को यूज़ किया जाता था, समझ लें ये 450 से भी पुराने का दौर है जहाँ पे कस्टम्स को यूज़ किया जाता था। जब 400 का दौर स्टार्ट हुआ, बड़ा पुराना ये भी हमारे हिसाब से, तो उस ज़माने में लॉ ऑफ 12 टेबल आ गया। अब लॉ ऑफ 12 टेबल क्या है, इसकी भी बड़ी मज़े की हिस्ट्री है, थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ 12 टेबल बेसिकली एक ऐसा लॉ है जिसमें 12 लॉज लिखे गए हैं। ठीक है, अब जिस ज़माने में ये लिखा गया था लॉ, उस ज़माने में कागज़ों का, नॉर्मल पेपर्स का यूज़ नहीं किया जाता था। तो ये लॉ अब तक कैसे महफूज रहा, कैसे उन्होंने लिखा, कि उन्होंने क्या किया, अपने 12 लॉज को एक लोहे जैसे या तांबे जैसे किसी भारी सी चीज़ पे इन्होंने उन लॉज को लिख दिया। तस्वीरें भी आपको दिखा सकती हूँ 12 टेबल की, यहाँ नहीं मौजूद, मैं नेट से दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ लॉ ऑफ 12 टेबल्स। तो लॉ ऑफ 12 टेबल्स दिखती कैसे हैं, तो लॉ ऑफ 12 टेबल बेसिकली इस तरह दिखती हैं। ये देखिए, आपको लोहे की दिख रही हैं ये चीज़ें,
तो इस तरह की मोटी सी लोहेदार चीज़ पे इन्होंने उस ज़माने में अपने लॉज को लिख दिए थे, ठीक है। तो ये आज भी इसी वजह से महफूज हैं। जो रोमन लोगों का और जो बाहर के मुल्कों की जो म्यूज़ियम्स हैं ना, वहाँ पे आज भी ये 12 टेबल इसी तरह से महफूज किए गए हैं, ठीक है। तो ये म्यूज़ियम मैं इस वेबसाइट पे खैर नहीं जा रही, कॉपीराइट ना आ जाए यूट्यूब पे। तो इस तरह से आप देख लेंगे, इस तरह से ये रोमन लॉज लिखे गए हैं किसी सख्त सी चीज़ पे, ताकि आने वाले वक्त तक महफूज हो सके, सही है। तो इस तरह की बात यहाँ पे लिखी है। तो मैंने थोड़ा सा आपको ये बैकग्राउंड इसलिए दिया ताकि आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। ये बड़ी मज़े की स्टोरी है सारी की सारी लॉ की। तो जो 12 टेबल इसी तरह उस ज़माने के लोगों ने एक सख्त सी लोहेदार चीज़ पे 12 टेबल्स को लिखा गया किस ज़माने में, 451 से लेके 450 की BC की दौर में। People wanted written laws because of the fight between the rich and the common people. अब 12 टेबल के लॉज किस लिए बनाए गए, क्योंकि उस ज़माने में जो अमीर तबका था और जो गरीब लेवल के लोग थे, अपर क्लास हो गए या लोअर क्लास हो गए, समझ लें कुछ ऐसी बात है ना कि अमीर लोग गरीब लोगों को पसंद नहीं करते थे, और वैसे ही गरीब लोग भी अपने आप को कहते थे कि हम भी कमतर नहीं हैं। तो इस तरह से वो लोग चाह रहे थे कि हमारे लिए लॉज बनाए जाएँ। तो इन लॉ ऑफ 12 टेबल में बाकायदा अमीरों के लिए और गरीबों के लिए कुछ लॉज लिख दिए गए ताकि दोनों इंसान बन के एक दूसरे के साथ अच्छे से चले, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है। तो एक और चीज़ भी आप याद रख लें कि अमीर लोगों को उस ज़माने में कहा जाता था पैट्रिशियंस, CIAN, शियन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि इस वर्ड को हम शियन करके पढ़ते हैं। तो पैट्रिशियंस। और जो आम बंदे होते हैं उनको उस ज़माने में कहा जाता था प्लेबियंस। ये प्ले के लिए यूज़ किया जाएगा, ये बी के लिए यूज़ किया जाएगा, AIN को हम ईएन करेंगे, ईएन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लेबियंस। तो प्लेबियंस आमतौर पे गरीब लोगों के लिए हम रेफ़र करेंगे, और पैट्रिशियन हम यूज़ करेंगे रिच लोगों के लिए। अगर आप लोग जो टॉपर्स नहीं है, जो नॉर्मल बंदा कोई देख रहा है, तो वो बेशक पैट्रिशियन की जगह रिच और पुअर पीपल या कॉमन पीपल के नाम से याद कर लेंगे। जो टॉपर्स हैं, जिनको अच्छी पोजीशन लेनी है, वो इस तरह के लफ्ज़ भी याद किया करें ताकि एग्जामिनर मुतासर हो आपकी इंग्लिश और महारत से। फिर आपने बताना है कि इन 12 टेबल के अंदर ये बातें लिखी गई थी। वैसे हमने आप चाहो तो पूरा का पूरा 12 टेबल एक्सप्लेन आउट कर दो इसके अंदर, नहीं तो जिस तरह से मैंने लिखा थोड़ा सा इस तरह से भी आप एक्सप्लेन इसमें कर सकते हो। मैंने इसमें बताया कि फर्स्ट रिटन लॉ इन रोम, यानी कि 12 टेबल बेसिकली रोमन लोगों का लिखा हुआ पहला लॉ था। आप सोच रहे होंगे कि कर्पस जूरिस सिविलिस भी लिखा हुआ लॉ है, लेकिन कर्पस जूरिस सिविलिस बेसिकली बाद में आया था, पहले 12 टेबल आया था, ठीक है। 12 टेबल के बाद ही कर्पस जूरिस सिविलिस का इजाद हुआ। वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे की हिस्ट्री में आएगा, अभी उसकी बारी नहीं आई, तो इसलिए मैंने 12 टेबल के बारे में बताया। तो 12 टेबल रोमन लोगों का पहला लिखा हुआ लॉ था, क्योंकि रोमन के इलाके में जो अमीर तबका था, जो पैट्रिशियंस थे, और जो गरीब लोग थे, प्लेबियंस जो थे, मैं प्लेबियंस वगैरह नहीं बोलूँगी, मैं उनको अमीर और गरीब कह दूँगी, मुझे भी नाम भूल जाएंगे बाद में, प्लेबियन को पता नहीं क्या बोल दूँ। इसलिए जो अमीर लोग थे और गरीब लोग थे, इनकी आपस में लड़ाई लग गई थी और भी बहुत से मसला बन रहे थे। और उस ज़माने में ना ग़ुलाम भी बिका करते थे, यानी कि जो 450 से लेके 450 BC का जो दौर था, ये वो दौर था जिसमें ग़ुलाम भी खुलेआम बिका करते थे। बाद में जाके ग़ुलामों को बेचना ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इस दौर में होते थे ना। तो ये सब चीज़ें जो है इस लॉ ऑफ 12 टेबल में लिखी गई, ठीक है। तो रोमन लोगों का जो ये लॉ था, पहली बात तो ये पहला लिखा हुआ लॉ है 12 टेबल। दूसरी चीज़, ये लॉ किन लोगों पे अप्लाई होता था, रोमन लोगों पे अप्लाई होता था। इन 12 टेबल में क्या क्या चीज़ें बातें होती थी, 12 टेबल में ये बताया जाता था कि फैमिली मैटर्स को कैसे हैंडल करना है, प्रॉपर्टी मैटर्स को कैसे हैंडल करना है, कोई चोरी या कोई क्राइम कर दे उसको कैसे हैंडल करना है, और कोर्ट्स वगैरह भी उस वक्त जो बनाई गई थी उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। मेजर जजेस फेयर, और जजेस के बारे में साफ साफ बात इसमें लिखी गई थी टॉप 12 टेबल में कि जो जजेस हैं उनको फेयर होना चाहिए, यानी कि इंसाफ के मुताबिक डिसीजन देने चाहिए। ये चीज़ें लॉ ऑफ 12 टेबल में डालेगी, क्योंकि उस ज़माने में ज़ाहिर बात है जजेस भी 2 नंबरी करते थे, पैसे लेके रिश्वत लेके डिसीजन दे दिया करते थे। तो इस तरह की जो मेन ज़रूरी इंसान की जो ज़रूरी चीज़ें थी जो लॉ के अंदर होनी चाहिए, वही चीज़ें 12 टेबल में डाली गई ताकि कोई भी बंदा इस चीज़ में बहस ना करे। 12 टेबल में हर चीज़ लिख दी गई है, बराए मेहरबानी इस 12 टेबल को फॉलो करें। ये चीज़ रोमन लोगों ने उस वक्त की थी ताकि रोमन लोगों में भी इंसाफ कायम हो सके। तो जो रोमन लोगों ने उस ज़माने में 400 सदी पहले, इस ज़माने में
रोमन लोगों ने जो 12 टेबल इजाद किया, इसी 12 टेबल ने बेसिकली लॉ की फाउंडेशन रख दी। यानी कि आजकल दौर में भी जो लॉ बनाए जाते हैं तो रोमन लोगों के 12 टेबल से हेल्प लेके वो सारे लॉज बनाए गए, क्योंकि रोमन लोगों ने उस ज़माने में अपने लोगों के साथ इक्वालिटी करने की कोशिश की थी, बराबरी करने की कोशिश की थी, ताकि कोई किसी का हक ना खाए, कोई किसी पे जुल्म ना करे। तो इसी वजह से रोमन लोगों के लिखे हुए लॉज को बाकी की जो इलाके की कंट्रीज़ हैं वो भी यूज़ करते हैं आजकल भी, ठीक है, क्योंकि रोमन लोगों ने उस ज़माने में लॉ को यूज़ किया और कहा कि सब लोग बराबर हैं, कोई किसी पे जुल्म नहीं कर सकता। तो 12 टेबल की मदद से इस तरह से चीज़ें सीखने को हमें मिली। नेक्स्ट हेडिंग में आप पेट्रेटोरियन लॉज एंड द मैजिस्ट्रियल लॉज, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसका भी ऑफ कोर्स इजाज़ इसमें हुआ था, यानी कि रोमन लोगों ने पैट्रिशियल एंड मैजिस्ट्रियल लॉज भी इजाद किए थे। अब ये है क्या वो हम जानते हैं। Praetors were officials who made new rules to fix gaps in existing laws. Praetors basically officers होते थे। रोमन लोगों के जो ऑफिसर्स हैं उनको हम praetors के नाम से जानते थे, ठीक है। मतलब उनको काही praetors जाता था उस ज़माने में, ऑफिसर्स नहीं कहते थे उन लोगों को, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो बने हुए लॉज थे, जो 12 टेबल हो गए या कोई भी लॉ हो गए, उनमें थोड़ी सी चेंजेस की ताकि रोमन लोगों के अंदर थोड़े से एक्स्ट्रा लॉज डाले जाएं जो कि काम आ सके। तो ये जो प्रिएटर्स थे ना, इन्होंने कुछ ऐसी एडजस्टमेंट की लॉज के अंदर ताकि वो और अच्छा हो जाए लॉ, मेड लॉ मोर फ्लेक्सिबल एंड फेयर। और ये जो प्रिएटर्स जो मुझे बोला नहीं जा रहा, ये है प्रिएटर्स, सही है। प्रिएटर्स जो थे उन्होंने लॉ को फ्लेक्सिबल बना दिया और भी ज़्यादा अच्छा बना दिया कि लोगों को इंसाफ मिल सके। हेल्प्ड अडॉप्ट लॉज टू चेंजिंग सोसाइटी। ये जो प्रिएटर्स थे इन्होंने क्या किया, लॉ को ऐसा बना दिया कि चेंजिंग सोसाइटी के साथ भी लॉ भी बदल सके, यानी कि लॉ इतना स्ट्रिक्ट ना हो कि लेटेस्ट अपडेट के साथ मैच ना कर सके। तो इस तरह से इन लोगों ने, प्रिएटर्स ने, अपनी जहानत के साथ लॉ को और अच्छा बना दिया। नेक्स्ट हेडिंग पे आता है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रोमन लॉ। अब रोमन लोगों के ज़माने में 3 तरह के लॉज इजाद हुए थे। पहला था जस सिविलिस, दूसरा था जस गेंटियम, फिर आता है जस न्यूट्रला। अब ये बेसिकली रोमन ज़बान है, इनके बारे में मैंने यहाँ ट्रांसलेशंस भी लिखी हुई है, वो हम समझते हैं कि ये है क्या। जस सिविल के लिए आप यूज़ करेंगे, इसमें लिखेंगे कि लॉ फॉर रोमन सिटीजन्स ओनली। जस जस जस, ये जो जस जस है इसको हम इंग्लिश में लॉ कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ लग गई। सिविलिस का ये जो वर्ड सिविलस है ये हम सिटीजन्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो इजीली याद हो पाए बेशक आप वो डाल दें, ठीक है। अगर तीनों नहीं होते तो कोई 2 अपनी पसंद से आसानी से याद कर लें, ठीक है। तो जस्ट सिविलिस का मतलब है रोमन लोगों ने ऐसे लॉज बनाए जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए थे, और रोमन लोगों ने जस्ट गेंटियम वाले लॉज बनाए जो कि फॉरेनर्स के लिए थे, यानी कि ऐसे लोग जो रोम के इलाके में रहते थे लेकिन वो किसी और मुल्क से आए हुए थे, तो उनके लिए भी उन्होंने भी लॉज बनाए हुए थे इन लोगों के लिए भी। बिकेम द बेस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। और जो ये जस्ट गेंटेनियम है, बेसिकली गेंटेनियम समझ लें इंटरनेशनल लॉज है, ऐसे लॉज जो फॉरेनर्स लोगों के लिए बनाए गए हों, यानी कि एक तो वो लॉज हो गए ना जो कि रोमन लोगों के लिए बनाए गए, रोमन सिटीजन्स के लिए, लेकिन एक वो लॉज भी थे जो रोमन लोगों ने उन लोगों के लिए बनाए जो फॉरेनर्स से उनके इलाके में रहने को आए हुए थे, सही है। जस्ट न्यूट्रला को बेसिकली हम नेचुरल लॉज कहते हैं, नेचुरल के लिए यूज़ करते हैं। लॉ बेस्ड ऑन रीजंस एंड फेयरनेस इन्फ्लुएंस बाय ह्यूमन राइट्स। बेसिकली ये जो लॉ है ना, ये इन्होंने ह्यूमन राइट्स के हिसाब से बनाया, यानी कि ऐसे लॉज जो इंसानों की ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड लॉज भी इन्हीं रोमन लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। तो उन लॉज को हम कहते हैं जस्ट न्यूट्रला। यहाँ पे अगर ये मुश्किल वर्डिंग्स नहीं लिखनी, सिंपली लिख दें लॉज मेड फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। आसान करके बस लिख दें, पॉइंट इसमें ऐड कर दें कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड भी इन्हीं रोमन लोगों ने भी लॉज बनाए। तो हमने 3 चीज़ें जानी कि रोमन लोगों ने जस्ट सिविलिस यानी कि ऐसे लॉज बनाए जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए थे, जस्ट गेंटियम ऐसे लॉज जो फॉरेनर्स के लिए बनाए, यानी कि इन्हीं फॉरेनर लॉज को बाद में इंटरनेशनल लॉज में तब्दील कर दिया गया, यानी कि फ्यूचर में जितने भी हम इंटरनेशनल लॉज पढ़ते हैं इन लॉज को भी रोमन लोगों से लिया गया, जस्ट
गेंटियम से, ठीक है, जस्ट गेंटियम से। फिर अगला आता है जस्ट न्यूट्रेला। जस्ट न्यूट्रेला बेसिकली ह्यूमन राइट्स रिलेटेड डिस्कशन करता है कि ह्यूमन राइट्स कैसे मिलने चाहिए इंसानों के, ह्यूमन राइट्स के ऊपर उन्होंने लॉज बनाए। तो थोड़ा सा ये इसमें मैंने बता दिया, आप चाहो तो नेट से मजीद या एआई से भी मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, तो इतना काफ़ी है एक एक लाइन। नेक्स्ट हेडिंग आप देख सकते हो रिपब्लिकन एंड द इम्पेरियल पीरियड। ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स है बेसिकली। रिपब्लिकन पीरियड में क्या हुआ था कि लॉज डेवलप्ड बाय लॉ मेकर्स एंड द लीगल एक्सपर्ट। जब रिपब्लिकन पीरियड का दौर आया रोमन लोगों के ज़माने में, तो उस वक्त ज़ाहिर बात है लॉ वाले लोग भी पढ़े लिखे काफ़ी बन चुके थे, लीगल एक्सपर्ट्स भी उस ज़माने में काफ़ी बन चुके थे। तो उन लॉ मेकर्स ने और लीगल एक्सपर्ट लोगों ने क्या किया, रोमन लॉ जो पुराने थे उनको मज़ीद डेवलप कर दिया, यानी कि जो अगली नस्ल थी जिनमें लॉयर्स थे, जो लॉ एक्सपर्ट्स बन गए, उन्होंने पुराने बने हुए लॉज को तब्दील करके और बेहतर कर दिया। ये सब हुआ था रिपब्लिकन पीरियड के दौर में। फिर आ गया था इम्पेरियल पीरियड। इम्पेरियल बेसिकली किंग्स क्वींस के लिए हम रेफ़र करते हैं, यानी कि जब किंग्स क्वींस का दौर था, जब किंग्स क्वीन बढ़ना शुरू हो गए, फैलना शुरू हो गए, तो जो किंग्स क्वींस थे उन्होंने क्या किया, लॉज को बेहतर बनाया। यानी कि किन लोगों ने लॉज को बेहतर कराया, रिपब्लिकन पीरियड में लॉ मेकर्स एंड लॉ एक्सपर्ट ने लॉ को बेहतर बनाया रोमन के। उसके अलावा जो किंग्स क्वींस थे, यानी कि जो एम्पायर थे, एम्पायर मींस बेसिकली किंग्स को ही हम एम्पायर का नाम देते हैं, तो उन लोगों ने भी बने हुए लॉज को और ज़्यादा बेहतरीन कर दिया ताकि रोमन लोगों को अच्छा लॉ मिल सके। तो यहाँ पे हमने लॉ के अपडेट में ये बातें भी बता दी। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे रोल ऑफ द रोमन ज्यूरिस्ट। ज्यूरिस्ट बेसिकली हम जजेस के लिए यूज़ करते हैं, जजेस को ज्यूरिस्ट कहा जाता है। उसके अलावा ज्यूरिस्ट का रेफर हम देते हैं। इसके अलावा ज्यूरिस्ट उन लोगों को भी कहा जाता है जिनके पास लॉ की एक्सपर्ट नॉलेज हो, जो कि स्कॉलर्स होते हैं, यानी कि उन्होंने पीएचडी लेवल की डिग्रीज ली होती हैं लॉ में। उसके अलावा ज्यूरिस्ट उन लोगों को भी कहा जाता है जो कि लॉ के प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल लॉयर्स। तो अब समझ लाए, ज्यूरिस्ट सिर्फ जज के लिए हम यूज़ नहीं करते, ज्यूरिस्ट हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो कि लॉ में एक्सपर्ट हों, जिन्होंने जो स्कॉलर्स हों और प्रोफेशनल्स हों लॉ के। तो जो ज्यूरिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बने हुए लॉज को बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेट करने की कोशिश की। इंटरप्रिटेट का लफ्ज़ आपको याद करना पड़ेगा, लॉ में कई दफ़ा आएगा आगे भी। इंटरप्रिटेट का मतलब है लॉ को आसान करने की कोशिश की, यानी कि जो ज्यूरिस्ट थे उन्होंने बने हुए लॉज को आसान किया, हमें एक्सप्लेन करके दिया, आसान करके दिया, ठीक है। तो ज्यूरिस्ट की जगह आप लीगल एक्सपर्ट का भी नाम दे सकते हैं कि ज्यूरिस्ट बेसिकली लीगल एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि लॉ के एक्सपर्ट होते हैं जिन्होंने लॉज को आसान किया और उनको हमारे लिए आसान करके चेंज कर दिया ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। यानी कि बने हुए लॉज को इन्होंने इंटरप्रिटेट कर दिया, यानी कि आसान कर दिया ताकि हमें समझ लग जाए। उसके अलावा इन्हीं ज्यूरिस्ट ने कुछ किताबें लिखी और इन्हीं किताबों की मदद से सारे लॉज एक ही जगह इकट्ठे करा दिए। यानी कि एक तो इन्होंने पुराने ज़माने के लॉज को हमारे लिए आसान कर दिया और साथ में उन लॉज को इन्होंने अपनी लिखी किताबों में जमा करना शुरू कर दिया ताकि रोमन लोगों के लिखे हुए लॉज हमारे पास बुक की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाए। सही है। तो उस ज़माने में मशहूर लोग कौन थे? उस ज़माने में मशहूर जुरिस्ट थे गाउस, सॉरी इसका नाम पहले मैं नेट से सीख लूँ क्या है। इनका नाम है गायस, मैंने नेट से चेक किया है ताकि मैं गलत ना बोलूँ। अच्छा, ये काफ़ी पुराना ज़माने का नाम है, ज़ाहिर बात है एंशियंट रोम जो बड़ा पुराना रोम है उस ज़माने के एक बंदा है जिसका नाम है गायस, वो एक ज्यूरिस्ट थे। उसके अलावा ऑल्पेन एंड देन पाउलस, ये भी एक मशहूर उस ज़माने के ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, उस ज़माने के लॉज को हमारे लिए आसान किया, हमें वो लॉज एक्सप्लेन भी करके दिए। साथ में इन लोगों ने कुछ किताबें भी लिखी जिसकी मदद से हमारे लिए रोमन लॉ समझना आसान हो जाए। फिर नेक्स्ट दौर स्टार्ट हो जाता है 515 से लेके 565 का। इसमें किंग जस्टिनियन आएंगे। अब यहीं पे किंग जस्टिनियन के साथ ही आपने कर्पस जुरिस सिविलिस का जिक्र करना है क्योंकि इन्हीं की मदद से ही कर्पस जुरिस सिविलिस बनाया गया। तो आप चाहो तो, वैसे तो मैंने यहाँ एक लाइन दी हुई है, आप चाहो तो नेट से किंग जस्टिनियन के बारे में डिफरेंट डिटेल आप नेट से या एआई से निकलवा के यहाँ लिखवा सकते हो। एआई को बता देना जो किंग जस्टिनियन है वो बेसिकली उन्होंने कर्पस जुरिस सिविलिस बनाया, तो एआई समझ आएगा, तो एआई फिर आपको उसी किंग के बारे में तफसील बता देगा। तो वो बातें सारी यहाँ लिख देना। मैंने सिर्फ एक लाइन में लिखी है ताकि स्टूडेंट्स जो है इतना लोड से परेशान ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बता देती हूँ ना फिर उनको डर लगने लगता है। तो जो टॉपर्स हैं वो अपने आसानी के लिए किंग जस्टिनियन के बारे में एआई से पूछ लें, ठीक है, और किंग जस्टिनियन के साथ हवाला दे दें कर्पस जुरिस सिविलिस का ताकि वो आपको एग्जैक्ट उसी किंग का बताए जिसने कर्पस जुरिस सिविलिस को बनवाने का हुक्म दिया। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि जस्टिनियन जो चाहते थे वांटेड टू ऑर्गेनाइज एंड सिंप्लीफाई द रोमन लॉ, यानी कि जो किंग थे जो कि रोमन के ही बेसिकली किंग थे, उस इलाके के ये किंग थे, ठीक है, रोमन इलाके के।
तो इनके दिल में ख्वाहिश थी कि रोमन का जो इलाका है ना, उनके जो लॉज हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएं, यानी कि आसानी से समझ आ सकें, और वो जो लॉज है ऑर्गेनाइज हो जाएं, क्योंकि उस वक्त सारी बातें खिचड़ मिचड़ हुए हुए थे, सारे लॉज की समझ नहीं लगती थी, हर चीज़ बिल्कुल मिक्सड अप हुआ हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, 500 सदी में इन्होंने कर्पस जुरिस सिविलिस की एक किताब ईजाद करने का हुक्म दिया, यानी कि जब तक ये ज़िंदा थे इन्होंने अपनी मौजूदगी में इस किताब को बनवाया। सही है। इस किताब की ऊपर बड़ी मशहूर बातें लोगों ने नेट पे फैलाई हुई हैं कि ये जिन्नात की किताब है, लोग कहते हैं कि ये जिन्हों ने लिखी है, बट हकीकत में ये किताब कर्पस जुरिस सिविलिस ने खुद बनवाई थी, लोगों से कह के कि जितने भी लॉज रोम में मौजूद हैं उनको इकट्ठा करके इस किताब में आप डलवा दें। ठीक है। इस किताब का इंग्लिश में नाम बनता है बॉडी ऑफ द सिविल लॉ, यानी कि इस किताब को बेसिकली इंसान की तरह कहा जाता है कि ये इंसान की एक बॉडी है जिसके अंदर सारे सिविल लॉज मौजूद हैं। इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है इंग्लिश में। बेसिकली सिविल लॉ में ना तकरीबन इस कर्पस जुरिस सिविलिस में बेसिकली 4 सेट्स हैं। इन चारों सेटों में है क्या वो हम जान लेते हैं। कोडेक्स मौजूद है, इसमें कोडेक्स का एक सेक्शन मौजूद है इसी कर्पस जुरिस सिविलिस की किताब में। उस पोर्शन में बेसिकली कलेक्शंस ऑफ लॉ मौजूद है। इस कोडेक्स को कहते हैं कि इसमें कलेक्शन ऑफ लॉ मौजूद है। फिर इसी कर्पस जुरिस सिविलिस में एक और पोर्शन है डाइजेस्ट के नेम से। इस डाइजेस्ट के अंदर पुराने वक्तों के मशहूर काबिल लोगों के लिखे हुए लॉज मौजूद हैं, यानी कि लॉ एक्सपर्ट जिनको हम जूरिस्ट कहते हैं, उनके लिखे हुए लॉज भी इसी में मौजूद हैं, और उनको उसी हिसाब से नीटली अरेंज करके इस डाइजेस्ट में डाला गया है, यानी कि कर्पस जुरिस सिविलिस के डाइजेस्ट के पोर्शन में डाला गया है। और साथ में इंस्टीट्यूट्स भी डाली गई हैं, यानी कि इसके अंदर एक इंस्टीट्यूट का पोर्शन है जहाँ पे टेक्स्ट बुक्स फॉर स्टूडेंट यानी कि लॉ की किताबें भी लिखी गई हैं, और वो जो किताबें हैं स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई हैं, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, और उस पोर्शन को इंस्टीट्यूट्स के पोर्शन में डाला गया, यानी कि इसी के अंदर एक इंस्टीट्यूट्स का पोर्शन बनाया गया था कर्पस जुरिस सिविलिस के अंदर। और इसका आखिरी पोर्शन है नोवेला के नेम से। नोवेला बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि लॉ को अगर अपडेट करना पड़ जाए नए माहौल के हिसाब से, तो नए अपडेट के हिसाब से नोवेला में चीज़ें डाली गई हैं, यानी कि न्यू लॉज मेड बाय द जस्टिनियन, यानी कि जस्टिनियन ने जो भी नए लॉज बनाए थे उनको उन्होंने नोवेला में डाले, यानी कि जो पुराने लॉज थे वो भी इसमें मौजूद मिलेंगे। और उसके अलावा किंग जस्टिनियन जब तक ज़िंदा थे उन्होंने अपनी मौजूदगी में जो लॉज बनवाए वो उन्होंने नोवेला के हिस्से में डलवा दिए थे कि नोवेला के अंदर नए वाले लॉज को डाला जाए, पुरानों के साथ ना मिक्स किया जाए। ठीक है। आप लोगों को तस्वीर भी दिखा देती हूँ इस कर्पस जुरिस सिविलिस की, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए इतनी खूबसूरत मोटी सी किताब है कर्पस जुरिस सिविलिस, ये यहाँ पे आ गई है। इसकी तस्वीरें आपको दिखा दें। बहुत लोग कहते हैं ये जिन्नात ने बनाई है, बट ऐसी हकीकत नहीं है। इसको बाकायदा किंग जस्टिनियन ने बनाया। इसकी मोटी सी तस्वीर अभी यहाँ दिख नहीं रही, ये देखें। इसकी उन्होंने डिफरेंट सेट्स बना दिए, वरना काफ़ी मोटी किताब थी। ये देखिए ऐसी दिखती है, ये काफ़ी इस तरह से मोटी किताब है, काफ़ी मोटी, इसमें ये सारा कुछ आ जाता है। डाइजेस्टा, नोवेला, ये सारा कुछ इसमें समा जाता है, काफ़ी ज़्यादा मोटी बुक है। ठीक है। और इसी को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करके दूसरे मुल्कों ने भी अपने पास रखा हुआ है, यानी कि नोवेला की, यानी कि इसी कर्पस जुरिस सिविलिस की किताब को दूसरे ममालिक ने, यानी कि डिफरेंट मुल्कों ने अपने लिए डिफरेंट सेट्स में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि कर्पस जुरिस सिविलिस उसको इस तरह से देखें हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक को नोवेला में कन्वर्ट कर दिया, एक को डाइजेस्टा में, एक को किस में। ठीक है। यानी कि इसी कर्पस जुरिस सिविलिस को उन्होंने टुकड़ों में डिवाइड करके सारे मुल्कों ने अपने पास रखा हुआ है। सही है। अब हम वापस आते हैं। तो इस तरह से ये जो चारों चीज़ें हैं ये आपको ज़ुबानी याद करनी पड़ेगी। यही सारी चीज़ें बेसिकली कर्पस जुरिस सिविलिस में होगी। इनके नेम्स ऐसे ही याद करें, नेम याद करेंगे एग्जामिनर खुश होएगा कि आपने नाम भी याद किए हुए, उनका एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है इंपॉर्टेंस की, कि क्यों हमारे लिए रोमन लॉज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही लॉज प्रिजर्व्ड रोमन लॉज हैं, बिकम द बेस ऑफ द मॉडर्न सिविल लॉ स्टडीड इन द यूनिवर्सिटीज़। आपने बताना है कि ये जो लॉज बेसिकली जो कर्पस जुरिस सिविलिस में डाले गए हैं ये आज भी प्रिजर्व्ड हैं, यानी कि आज भी सेव हैं, और इन्हीं लॉज से आज भी नए सिविल लॉज को बनाया जाता है, जिसकी मदद से यूनिवर्सिटीज़ जो लॉज पढ़ाती हैं वो इन्हीं जो अपने सिविल लॉज जो पढ़ाती हैं यूनिवर्सिटीज़ वो बेसिकली रोमन लॉज के ही महफूज किए हुए लॉज को पढ़ा रही होती हैं, यानी कि रोमन लॉज जितने लॉज भी कर्पस जुरिस सिविलिस से मिले हैं उन्हीं सब की मदद से नए लॉज बनाए गए हैं, एंड यूनिवर्सिटी वही लॉज हमें भी पढ़ा रही है। यानी कि अभी ये जो किताब आप लोग पढ़ रहे हो, अभी ये जो लेक्चर आप लोग सुन रहे हो, ये सारा कुछ बेसिकली जितना लॉ निकाला गया है वो सारा का सारा कहाँ से निकला है, कर्पस जुरिस सिविलिस से, क्योंकि हमने आज भी उस चीज़ को महफूज करके यूनिवर्सिटीज़ वालों ने और जो डिफरेंट म्यूज़ियम्स हैं उन्होंने इस डाटे को सेव करके रखा है। यानी कि जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी नेट पे कर्पस जुरिस सिविलिस की, ये म्यूज़ियम में तस्वीरें हैं और इनका डाटा इस बुक का आज भी महफूज किया गया है। ठीक है। और ये जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है ये इस बंदे की,
ये जो तस्वीर है किताब के ऊपर, यही बेसिकली किंग जस्टिनियन है, ये उनकी तस्वीर है किंग जस्टिनियन की, सही है। तो इन्होंने ही बुक बनाई थी इसलिए इनकी तस्वीर बुक पे लगा दी गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ें जो स्टार्ट करेंगे वो होगा बेसिक फीचर्स ऑफ द रोमन लीगल सिस्टम। फीचर्स के ऊपर भी अलग से क्वेश्चन आया जाता है, तो इसलिए फीचर्स को भी अच्छे से याद कर लें। तो फीचर सबसे पहले हम देंगे इसमें, वो होगा रिटन एंड द ऑर्गेनाइज्ड लॉज, यानी कि रोमन लॉ सबसे पहले तो मैंने शुरू में ही बता दिया था रिटन फॉर्म में मौजूद होता है, और बाद में रोमन लोगों ने अपने ही रिटन लॉज को ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है। ये मेन क्वालिटी आपने बता दी, जो हमने ऊपर पढ़ी है वही बातें आपने इसकी क्वालिटीज़ में बता देनी है। दूसरी बात हमने बतानी है क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द पब्लिक लॉ एंड द प्राइवेट लॉ। रोमन लॉ ने एक बड़ा मज़े का काम ये किया कि उन्होंने पब्लिक लॉज को अलग कर दिया एंड प्राइवेट लॉज को अलग कर दिया, यानी कि जितने भी कर्पस जुडिस सिविलिस में लॉज डले गए या 12 टेबल में डले गए, उसमें उन्होंने क्या किया, पब्लिक लॉज को सेपरेट कर दिया और प्राइवेट को सेपरेट कर दिया। प्राइवेट्स में क्या होता है, प्राइवेट्स में आते हैं कंपनी रिलेटेड मैटर्स, फैमिली रिलेटेड मैटर्स, ये सारे प्राइवेट लॉज में डाले गए। पब्लिक में आते हैं क्रिमिनल कैटेगरी के मैटर्स, उसके अलावा गवर्नमेंट वाले मैटर्स, वो सारे पब्लिक लॉज होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह की भी डिफरेंस चीज़ें की कि इनको अलग अलग करके भी हमें बताया कि ये अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, फेयरनेस एंड जस्टिस फॉर एवरीवन, इन्होंने अपने लॉज की मदद से, रोमन लोगों ने अपने लॉज की मदद से लोगों को इंसाफ प्रोवाइड किया, जस्टिस थी। लॉज डेवलप थ्रू द लीगल एक्सपर्ट्स, और उनके लॉज जो है लीगल एक्सपर्ट्स की मदद से, यानी कि जूरिस्ट्स की मदद से डिवेलप हुए। सारी बातें, पढ़े लिखे लोग थे लॉ के, इन्होंने क्या किया, अपने पुराने लॉज को और ज़्यादा एडवांस कर दिया, बेहतरीन कर दिया। एडवांस रूल्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन्होंने क्या किया कि जितने भी रूल्स बनाए यानी कि लॉज बनाए वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर बनाए, यानी कि इंसानों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत काम नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के इन्होंने लॉज बनाए थे उस ज़माने में, जो कि हम आज भी यूज़ करते हैं। रिकग्नाइज यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इसका मतलब ये है कि इन्होंने यूनिवर्सल प्रिंसिपल का मतलब ये है कि कुदरती निज़ाम जो जस्टिस का होना चाहिए, जो यूनिवर्स ने यानी कि हमारी कुदरत ने, हमारे अल्लाह ने जो हम इंसानों को सिखाया हुआ कि इंसाफ कैसे देना चाहिए, उस चीज़ को भी इन्होंने यूज़ किया। ज़ाहिर बात है ये क्रिश्चियंस भी थे, इन्होंने अपनी की जो बाइबल की किताब थी उसमें भी इंसाफ देने का कुछ तरीका मौजूद था, तो उन्होंने वहाँ से भी इंसाफ देना का तरीका सीखा और उसको लॉ में डाला ताकि लॉ में भी इंसाफ दिया जा सके। तो उन्होंने कुदरत की तरफ से भेजा हुआ इंसाफ देने का तरीका भी इन्होंने लॉ के अंदर डाला, यानी कि लॉ बना दिया कि जस्टिस कैसे दिया जाएगा। उसके अलावा प्रैक्टिकल एंड नॉट जस्ट रिलीजियस, इन्होंने जितने भी लॉज बनाए हैं वो प्रैक्टिकल ज़्यादा बनाए हैं, सिर्फ रिलीजियस लॉज नहीं बनाए। यानी कि इन्होंने अपने मज़हब यानी कि क्रिश्चियनिटी और जो भी उनका मज़हब उस ज़माने में था, उन्होंने सिर्फ वही लॉज नहीं बनाए बल्कि आम ज़िंदगी में जीने वाले लॉज भी इन्होंने बनाए। कि एक तो वो लॉज होते हैं ना जो इंसान के मज़हब से रिलेटेड होते हैं, रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, और वो मामला जो रिलीजन से हल होते हैं वो लॉज तो उनके थे ही थे, लेकिन उसके अलावा भी ज़िंदगी में और भी जो चीज़ें हो रही थी जो रिलीजन से हैंडल नहीं हो रही थी, तो उनके लिए उन्होंने लॉज बनाए ताकि वो मामला भी हैंडल किए जा सकें। जो प्रैक्टिकल लाइफ के हालात थे उनके लिए भी उन्होंने लॉज बनाए, रिलीजन्स के अलावा भी। तो ये चीज़ भी आपने थोड़ी सी बता देनी इनके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑफ द रोमन लॉ ऑन द मॉडर्न लॉ। ये भी एक क्वेश्चन था कि इन रोमन लॉ का क्या इन्फ्लुएंस हुआ, यानी कि क्या असर पड़ा हमारे पे मॉडर्न लॉज पे। तो हमें बताना है कि जितने भी पाकिस्तान में या इंडिया में या पूरी दुनिया में सिविल लॉ, कॉमन लॉ, इंटरनेशनल लॉ बनाए गए हैं, वो सारे के सारे लॉज बेसिकली रोमन लोगों की मदद से बनाए गए। यानी कि रोमन लॉ जो बना था उसी की मदद लेके दुनिया का सिविल लॉ बनाया गया, इसी की मदद लेके दुनिया का कॉमन लॉ बनाया गया, इसी की मदद लेके इंटरनेशनल लॉ भी बनाया गया। तो यही चीज़ें हमने बतानी है कि इसी रोमन लॉ ने सिविल लॉ की फाउंडेशन रखी कि सारी कंट्रीज़ में जितने लॉज बनाए गए हैं, सिविल लॉ जितने भी बनाए गए सारे मुल्कों में, वो सारे के सारे सिविल लॉ कहाँ से निकाले गए, रोमन लॉ से निकाले गए। फिर आपने बताने हैं कि इसी रोमन लॉ ने इन्फ्लुएंस किया फेयरनेस को, कॉन्ट्रैक्ट को एंड रीजनिंग को, यानी कि इसने कॉमन लॉ को भी ईजाद करने में मदद की। यानी कि कॉमन लॉ के अंदर भी इंसाफ देने का तरीका कॉमन लॉ को सिखाया, यानी कि रोमन लोगों ने कॉमन लॉ बनाने वाले लोगों को सिखाया कि इंसाफ कैसे दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन कैसे होंगे और डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ में आपने बताना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस फॉर एवरीवन, कि रोमन लॉ ने अपने ज़माने में ही फॉरेनर्स के लिए लॉज बना दिए थे, जो हमने ऊपर ही पढ़ा था, सही है। वही चीज़ें हमने यहाँ बतानी है कि इंटरनेशनल लॉ कैसा होना चाहिए, वो हमने रोमन लॉ से ही सीखा था, ताकि इंटरनेशनल लॉ की मदद से हम लोगों को इंसाफ दे सकें, यानी कि उन लोगों को भी इंसाफ दे सकें जो रोमन
कंट्री के अलावा भी दूसरे मुल्क में हो तो उनको भी इंसाफ दे सके। यानी कि रोमन लोगों ने ही इस तरह का लॉ हमारे लिए शुरू में ही बना दिया था कि हम कैसे फॉरेनर्स को डील कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है लीगल वर्ड्स, मैनी लैटिन वर्ड्स स्टिल यूज टुडे, यानी कि रोमन लोगों ने जो लॉ बनाया वो लैटिन ज़बान में बनाया, ठीक है। तो उन लैटिन ज़बानों वाले लॉज को हम आज भी यूज़ करते हैं। आज भी आप लोग कर्पस जुरिस सिविलिस का नाम क्यों यूज़ करते हो, ये कर्पस जुरिस सिविलिस बेसिकली लैटिन ज़बान है, इसको आज भी हम उसी तरह से ही कर्पस जुरिस सिविलिस ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये ऐसे मशहूर नाम है जो आज भी लोग लेते हैं, उनको उसी नाम से ही पुकारते हैं। बहुत से ऑब्वियसली लैटिन वर्ड्स चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन जैसे कर्पस जुरिस सिविलिस चेंज नहीं हुआ, वैसे ही बहुत से नाम हैं जो रोमन लोगों ने रखे थे वो हम आज भी उसी तरह ही उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। लीगल एजुकेशन की बात की जाए, स्टडीड इन लॉ स्कूल, जो रोमन लोगों का जो लॉ है सारे लॉ स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान के लॉ स्कूल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के लॉ कॉलेजेस में भी, लॉ यूनिवर्सिटीज़ में भी यही रोमन लॉ पढ़ाया भी जाता है, ठीक हो गया। तो सारे मुल्कों में इनका लॉ पढ़ाया जाता है। कंक्लूजन जो भी ऊपर पढ़ा है वो दोबारा से कंक्लूजन में लिख देना है। इतना ही था इस वीडियो में।